नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज बिहार और हमारी खास पेशकश बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रेरणा प्रताप। बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और एक बार फिर बिहार लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। नई सरकार की गठन को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या बिहार को पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार मिलेगी या फिर किसकी होगी ताजपोशी? कौन बनेगा सरकार, कौन होगा नया चेहरा? इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ श्री मणिकांत ठाकुर जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ फैजान अहमद जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे बिहार की जो नई राजनीतिक समीकरण बनकर तैयार होने वाली है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके बाद उसके पश्चात बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाते एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की बातें हवा में हैं। एनडीए के भीतर मंथन जारी है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद के रूप में शपथ लेने वाले हैं। अब स्वाभाविक है, उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया। 25 से 30 एनडीए के घटक दलों ने जनता से ये भरोसा लिया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार को आगे ले जाएंगे, और माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी बीच ये फैसला लिया। लोग आहत थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जनता दलियों की बैठक में कहा कि मैं हूं ना। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। बैठक में प्रदेश की नई सरकार के गठन, मुख्यमंत्री के चेहरे और सत्ता संतुलन पर चर्चा होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। इनके अलावा संजय सरावगी, विजय कुमार सिन्हा सहित अनेक नेताओं की मौजूदगी में नए नेतृत्व को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। बैठक का मुख्य फोकस भी यही रहेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम पद पर किन चेहरों को मौका मिलेगा। स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो शपथ लेंगे। के बाद जब वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, आपस में निर्णय होगा, तब सरकार का गठन होगा। बीजेपी और एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक संतुलन साधने की है। ओबीसी, सवर्ण, दलित और महिला प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुनने की कोशिश होगी जो सभी वर्गों को न सिर्फ स्वीकार्य हो बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी मजबूती से दे सके। रिपोर्ट के अनुसार 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मौजूदा सरकार के कामकाज की औपचारिक समीक्षा भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये कदम बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करेगा। इस्तीफे के तुरंत बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किए जाने की संभावना है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आप देख रहे हैं बीच बहस, आपके साथ मैं हूं प्रेरणा प्रताप। हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट मौजूद हैं, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हम समझने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी है। मणिकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार की 20 वर्षों की जो लेगेसी है, आपको लगता है कि ऐसा कौन सा चेहरा है, वो कौन सा नाम है जो उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, आज आपके कार्यक्रम का विषय ही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और कब उठेगा राज से पर्दा। जी।
तो यहाँ मेरा मानना है कि राज से पर्दा अब धीरे धीरे उठ रहा है और तस्वीर भी बिल्कुल साफ दिखने लगी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दो सूचनाएं हैं और वो दोनों सूचनाएं जो आई हैं वो अधिकृत सूत्रों के हवाले से ही आई हैं। एक ये है कि जो मुख्यमंत्री अभी है नीतीश कुमार, वो 14 तारीख को इस्तीफा देने जा रहे हैं और अगले दिन यानी 15 तारीख को यहाँ नए मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा और उस दिन मंत्रिमंडल का या सरकार का गठन हो जाएगा। तो ये जो दोनों तिथियां आई हैं, पहले यही अनिश्चित था, पहले नहीं, कभी ये बात खुल के सामने नहीं आ रही थी कि ये कब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और कब नई सरकार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो ये दोनों बातें जो सामने आ गई हैं, जो दोनों तिथियां लोगों के सामने में हैं, तो अब लगता है कि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। जहां तक कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस बाबत अभी तक और ज्यादातर लोगों का, और जो सरकार बनाने, जो एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनने जा रही है, ये उसके मुखिया के तौर पर जो सबसे पहले नाम आ रहा है वो है अभी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। तो ये सम्राट के नाम पर ज्यादा माना चर्चा वही ज्यादा है। उसके बाद तो कई नाम हैं और जिसका जिक्र करना कि उसमें से कौन होंगे नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन ये नाम सबसे आगे रखा गया है और ये लग रहा है, जैसा हम लोगों को अंदाजा मिल रहा है कि वही अगला मुख्यमंत्री होंगे। और पर्दा तो ये उठ जाएगा 15 तारीख को। अगर कोई कुछ ऐसी तब्दीली ना आ जाए तो हो सकता है कि इन तिथियों में कोई हेरफेर हो, लेकिन इसकी उम्मीद है नहीं उतनी। तो ये अब भरोसा बंध रहा है लोगों का कि अब जल्दी ही बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जी, बिहार में जल्द ही नई सरकार का गठन होने जा रहा है, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन प्रश्न अभी भी यही है सबके मन में, जब तक कि 14 तारीख गुजर नहीं जाती, लोगों का जो ये कयास है, ये कयासों का बाजार गर्म रहेगा। फैजान अहमद जी, हम आपसे समझना चाहेंगे। फैजान जी, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हमेशा ही अपना रोल उसका रहा है। अगर हम बात कर ले दिल्ली इलेक्शन की बात कर ले, राजस्थान चुनाव की अगर हम बात कर ले, मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर ले, जो एक नाम हमेशा ही सरगर्मी में रहा है या लोगों की जुबान पर रहा है, लोगों की नजर में रहा है, अक्सर बीजेपी के जो परिणाम आए नाम आए हैं। आपको क्या लगता है बिहार में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है? इसकी कोई संभावना है? देखिए, 15 अप्रैल को जो अगर नई सरकार बनती है, जिसका हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, तो 15 तारीख को नई सरकार का गठन हो सकता है। और ये पहली बार बिहार में होने जा रहा है जब बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का ही पहला मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए, इसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं, बहुत से नाम आ रहे हैं और चर्चाएं भी बहुत हो रही हैं। आप जैसा कि आपने कहा, कयासों का बाजार भी गर्म है, लेकिन कहीं कोई बात। और उसके बाद आपने फिर ये भी कहा कि बीजेपी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या करे। ऐसा भी हो सकता है कि जिन नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है वो न हो करके कोई ऐसा नाम आ जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो, जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो, जैसा कि दिल्ली में हुआ, जैसा कि राजस्थान में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। तो यहाँ भी देखिए, बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, पहली बार उसका मुख्यमंत्री होने जा रहा है, तो इसलिए अभी बहुत कुछ कहना और मैं यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं लूंगा कि किसकी चर्चा हो रही है या किसका ज्यादा वो चांस बन रहा है, क्योंकि देखिए अब जो कुछ होने वाला है उसके लिए हम लोग अगर 4 दिन और इंतजार कर लें तो ये बेहतर होगा। लेकिन एक चीज और भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ये 35 सालों में बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इस तरह का मसला कोई उठ रहा है या इस तरह की कोई चर्चा हो रही है। 35 सालों में इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, आप 1990 से लेकर के अगर अभी तक 2026 तक देखें तो 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल लालू प्रसाद
और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे। इस बीच में कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा का कोई स्कोप ही नहीं बना कि कौन मुख्यमंत्री होगा। उससे 90 से पहले जरूर कांग्रेस की सरकारें जब थी तो मुख्यमंत्री बहुत बदले जाते थे और बहुत जल्दी बदले जाते थे, तो उसमें भी इस तरह की चर्चा उस वक्त हुआ करती थी कि कांग्रेस का अगले मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब उस तरह की फिर एक मरतबा यहाँ चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ठीक है, ये चर्चा पिछले 1 महीने से जारी है, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा और उन्होंने ये पब्लिक कर दिया कि भाई अब हमको अब छोड़ देंगे ये पद, हम राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद से ये बातें ज्यादा हो रही हैं। और अब जबकि अब कल वो राज्यसभा की नीतीश कुमार कल राज्यसभा सदस्यता ग्रहण करेंगे और फिर पटना, और इसी बीच में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी दिल्ली में हो रही है, जिसमें बिहार के जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो उसमें शिरकत के लिए गए हुए हैं। तो ये सारा कुछ मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है। जी मणिकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, बातें बहुत सारी हैं। अगर हम राजनीतिक कहते हैं, राजनीति हम आम इंसानों के समझ के तो परे की ही बात है। अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके बाद जो जेडीयू के वोटर्स हैं, खासतौर से अगर हम लव कुश समीकरण की बात करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ एक और समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर सरकार यूजीसी की बात करे तो सवर्णों की जो नाराजगी रही है उसको देख करके भी कोई निर्णय ले सकती है। कुछ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जहां तक लव कुश की बात है तो ये जैसा कि संकेत है और बिल्कुल साफ तौर पर यह संकेत सामने आ चुका है, तो ये लव कुश की ही सरकार होगी। हो सकता है कि जो कुश से संबंधित जो नेता होंगे उसमें जो नाम लिया जा रहा है निशांत का भी, जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो नीतीश जी के पुत्र अगर निशांत अगर तैयार हो जाते हैं, जैसा कि पिछले कुछ समय से इसकी चर्चा भी है, वो अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये लव कुश का जो एक समीकरण है वो सामने दिखेगा। और निश्चित रूप से ये जो समीकरण है ये बहुत ही मजबूत है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस समीकरण में अभी किसी बदलाव के पक्ष में नहीं होगी। और इसकी वजह यह है कि एक बना बनाया ऐसा समीकरण है कि इसको लेके बिना किसी लाग लपेट के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको डिस्टर्ब करने की शायद बीजेपी कोशिश नहीं करेगी। तो एक तो ये होगा। जहां तक सवर्णों की बात है और आपने यूजीसी वाली बात उठाई, तो उसकी अभी कोई खास चर्चा नहीं सामने में दिख रही है। लोग है मन में, बहुत लोगों के है उसको लेके कई विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। लेकिन ये चूंकि आगे चुनाव नहीं है और ये मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, इस मामले में इसका महत्व अभी ज्यादा नहीं है। ये चुनाव के समय में इसका महत्व हो सकता है, अगर उससे पहले ये मामला तय नहीं हो या जो प्रभावित पक्ष है उसको नहीं मना लिया जाए, तो ऐसी सूरत में वो बात हो सकती है। लेकिन अभी वैसा नहीं है। जहां तक एक जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो जनता दल यूनाइटेड है, अगर उनकी इस पार्टी की तरफ से कोई अगर डिप्टी सीएम भी नहीं होगा और अगर उसको कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, तो शायद एक तरह से निराशा पैदा होगी इस जेडीयू में। और जेडीयू को निराश करके बीजेपी नहीं चाहेगी कि अब हम अगली सरकार तुरंत ही करें और तुरंत उसके लिए कई तरह के सवाल उठने लगे। तो मुझे लगता है कि प्रयास जरूर होगा कि ऐसा हो सकता है कि अगर निशांत नहीं भी डिप्टी सीएम बने, तो जैसा कि नाम जो चल रहा है ज्यादा कि विजय कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बना के और दूसरे जो विजय कुमार सिन्हा हैं अभी डिप्टी सीएम हैं उनको बरकरार रखा जाए, तो एक जेडीयू से और एक बीजेपी से। तो ये लगता है या ज्यादा इसमें व्यावहारिक मुझे लग रहा है कि ऐसा है। लेकिन होगा क्या, राजनीति में कुछ भी भविष्यवाणी करना मुझे लगता है कि ये खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये है कि ये जो तिथियां आई हैं, अब जो होने जा रहा है, ये एक तरह से खरमास जो अशुद्ध माना जाता है, ऐसा समय अच्छा समय नहीं माना जाता है, वो 14 तारीख को खरमास की समाप्ति हो रही है। इसलिए 15 तारीख को नई सरकार के गठन की संभावना प्रबल होती जा रही है।
फैजान जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब राजद की सरकार थी तो सुशासन का दंभ भरकर नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता कायम की और जाहिर तौर पर लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह भी बनाई। अब ये जो नई शुरुआत हो रही है या जो नई पारी बीजेपी खेलने जा रही है या जिसकी भी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कि ऐसे में आरजेडी के लिए ये बैटल आसान होगा? उन्हें कुछ सहूलत हो सकती है? देखिए, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो देखिए कि अभी चुनाव बहुत दूर है। चुनाव आप चाहे लोकसभा का देखें या विधानसभा का, अभी चुनाव में बहुत देरी है, इसलिए मुझे अभी उस एंगल से उसमें कोई नई बात नहीं नजर आती है। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार ने जो एक लंबी लकीर खींची है प्रशासन की और एडमिनिस्ट्रेशन की अपने 20 सालों के राज में, उसको बनाए रखना ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और देखिए, मुझे ये चीज में ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, इसमें कहीं कोई अगर मगर का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री जो भी हो, वो नीतीश कुमार का जो मॉडल रहा है या नीतीश कुमार का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है, उसको लेकर के उन्होंने एक जो लंबी लकीर खींची है, वो लंबी लकीर को उसको बनाए रखना या उससे आगे बढ़ना, यही नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का पहला और सबसे बड़ी आजमाइश होगी। और ये उनके लिए ये बहुत ही एक सही बात है कि अच्छा इम्तिहान, बड़ा इम्तिहान भी होगा कि वो उसमें कहाँ किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, 20 सालों में बिहार ने बहुत तरक्की की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अभी तो जो भी हो रहा है कि हर तरह के इकोनॉमिक वो डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो या जिस तरह की भी एक माहौल बना बिहार में, वो 20 सालों में जो भी माहौल बना, उससे पहले शायद उतना वैसा माहौल, उतना अच्छा माहौल नहीं था और उतनी तरक्की भी नहीं हुई थी। हर क्षेत्र में जिस तरह की तरक्की हुई है, उस तरक्की को बनाए रखना और उसको आगे बढ़ाना, ये नई सरकार और नए मुख्यमंत्री का बड़ा चैलेंज होगा। मणिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, आप इस पक्ष को कैसे देखते हैं? आप इसे एक सेफ एग्जिट मानते हैं या फिर केंद्र में आने वाले दिनों में किसी ये कोई बड़ी सी तैयारी है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये किसी दबाव के तहत नहीं हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ऐसा चाहते, पहले भी एक बार वो कह चुके थे और वो चाहते थे, अंदर से भी उनके मन में ये इच्छा थी कि राज्यसभा जो अभी नहीं गए हैं और हर एक सदन में उनकी उपस्थिति हो चुकी है, तो एक तो वो था। और जैसा उनके जो बहुत बेहद नजदीकी सूत्रों ने भी यही कंफर्म किया है कि उनकी खुद की इच्छा थी और समय भी उन्होंने तय कर लिया, बल्कि बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी या हड़बड़ी में इनको वहां भेज दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस बात में दम है, इसलिए कि नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, भले ही उनकी मानसिक अवस्था थोड़ी कमजोर हो गई हो, लेकिन वो अपने मन से बिल्कुल अलग जो नहीं चाहते थे वो कोई करवा ले, तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं होता। इसलिए वो उनकी भी इच्छा थी और इसलिए राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि एक जो बात जिसको अब तक उन्होंने बचाए रखा था कि ये जो वंशवाद और परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं लगे, तो उनके पुत्र को जिस तरह से प्रमोट किया गया डिप्टी सीएम के तौर पे, और वो जो समय आ गया, और ये जो लग रहा है कि अब उनका कुछ न कुछ बड़े पद पे उनके पुत्र को भी रखना, ये बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये अंत में आके उनको इस मामले में समझौता करना पड़ा है। हालांकि पहले जो मैंने एक बात कही है, बस एक मिनट में उसको समेट दूं। बिल्कुल इस पर भी आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं और हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, कौन होगा वो नया चेहरा, किसकी होगी ताजपोशी। मणिकांत जी, आप कुछ बता रहे थे, हम चाहेंगे आप अपनी बात को। देखिए, बिहार की राजनीति में आप जो भी करिए, जो भी कहिए, लेकिन घूम फिर के जो जातीय समीकरण की बात आ ही जाती है। तो ये जो मैंने पहले कहा थोड़ी देर पहले कि इसमें विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी ये दोनों डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उसमें एक जो बड़ी बाधा है वो इसी जातीय समीकरण के तहत है। दोनों अपर कास्ट के, दोनों एक भूमिहार समाज से आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू कुछ ऐसा प्रयास करे कि जो ये ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें से किसी को एक सरप्राइज के तौर पे डिप्टी सीएम बना दे। जी बिल्कुल। फैजान जी, हम आपसे समझना चाहेंगे इसी विषय पर, अब जो नई सरकार बनेगी आपको क्या लगता है, एक सीएम एक डेप्यूटी सीएम या फिर वापस में एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जो रवायत चली आ रही है एनडीए सरकार की 2 डिप्टी सीएम, तो हो सकता है इस रवायत को बरकरार रखते हुए 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें एक जदयू से और दूसरा बीजेपी से, ये हो सकता है। लेकिन कहीं कुछ इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। जैसा कि अभी कहा कि 2 नाम मणिकांत जी ने यहाँ पर लिए थे, दोनों एक ही अपर कास्ट की जाति से, एक ही जाति से आते हैं, तो हो सकता है ऐसा नहीं हो। इसमें कोई ईबीसी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है और दलित भी हो सकता है, जिसको कि डिप्टी सीएम का नाम के तौर पर घोषित किया जाए। लेकिन अभी ये सब बहुत ही पर्दे में है, इसलिए इसमें किसी का नाम लेना अभी मुनासिब नहीं है कि कौन हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो एनडीए और जेडीयू और बीजेपी और उसमें और भी जो सहयोगी पार्टियां उनकी हैं, वो मिलकर ये शायद डिसाइड करेंगे कि अगला सरकार की जो वो शक्ल सूरत जो होगी, जो उसका फेस होगा, जो फीचर होगा, वो कैसा होगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी तो मुख्यमंत्री पहले तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की ही वो होगा, घोषणा होगी, और उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन पहला नाम जो आएगा वो मुख्यमंत्री का ही होगा। और वो एक जो इंडिकेशन, जो एक झुकाव जो या एक इशारा जो मिल रहा है, वो जो यहाँ पिछले 35 सालों से बैकवर्ड कहें या पसमानदा, ये जिस जाति के भी कहें, कि मतलब उसको ही बनाए रखना होगा। यहाँ स्वर्ण जाति का मुख्यमंत्री शायद अभी नहीं बन सके, इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बैकवर्ड कास्ट का ही बिलोंग करता होगा। मणिकांत जी, सम्राट चौधरी की बात आपने कही, फैजान जी कह रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास का ही कोई नाम आएगा, सवर्ण जाति का नाम शायद ना हो। और अभी तक जो तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये सुशासन बाबू का जो नैरेटिव है, कौन वो चेहरा होगा जो इसे संभाल पाएगा? आप फिर वही, आपका जवाब सुनना चाहेंगे, क्या फिर वही रहेगा? देखिए, ये कोई चौंकाने वाली बात हो ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खास तौर पे मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ये इसी तरह की रणनीति बनाई, लेकिन बिहार में ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इसीलिए मुझे लगता है कि जो अभी एक तालमेल बिठा के, जो नीतीश कुमार भी जिनको पसंद करते हैं, या नीतीश कुमार की भी स्वीकृति, जैसा कि माना जा रहा है कि अभी नीतीश जी की तरफ से जिस तरह से शासन चला, उनका जो मॉडल है, उसी पर बिहार को भारतीय जनता पार्टी भी ले जाना चाहेगी। इसलिए कि ये जो बना बनाया एक गठबंधन है और इसकी जो मजबूती है, जो इसमें जो ताकत है, उसको डिस्टर्ब करना, तोड़ना ये सही नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा। हाँ, ये और बात और है कि एक गुंजाइश है कि दलित में से या पिछड़ी जातियों में से किन्हीं
उन्हीं में से एक डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। ये बात अलग हुई ये अब है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आपने इन तमाम विषयों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की। हम अपने दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मणिकांत जी और फैजान अहमद जी। आप देख रहे हैं बीच बहस। आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।